हेलो बच्चों, मैं हूं महेश देशमुख और आप देख रहे हो डीसीपी बायोलॉजी चैनल। और दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि हमारे बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस, बहुत सारे प्रोसेसेस एट ए टाइम चलते हैं। रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, एक्सक्रीशन एंड रेगुलेशन है। तो ये सारी चीजें मेरे बॉडी में चल रही है एंड ईच एंड एवरी दिस प्रोसेस रिक्वायर्स energy, and that energy required in the form of ATP. So there are some organisms which are autotrophs. They synthesize their own food and take energy from that. But as a being we are heterotrophs, है ना। हम लोग हेटेरोट्रॉप है। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग फूड लेते हैं और फिर उससे एनर्जी बनाते हैं, राइट। तो हमें बहुत सारे शुगर्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है ना, जिनको हम लोग बोलते हैं लिपिड्स, हमारा रिजर्व फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अगर बहुत ज़्यादा खराब कंडीशन है तो प्रोटीन से हम लोगों को एनर्जी मिल सकती है। नॉर्मली तो हम लोग लेते नहीं हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ों से हम लोग क्या लेते हैं बच्चों, एनर्जी लेते हैं। लेकिन ये एनर्जी हमारी बॉडी में बनते कैसी है, ये हमें देखना है ना। और फिर उसके लिए हम लोग करते हैं रेस्पिरेशन। क्या करते हैं हम लोग, रेस्पिरेशन। मैंने कल आपको एक डायग्राम निकाल के दिया था कि कैसे मैंने ऐसे खाना खाया, फिर वो गया मेरी स्टमक में, स्टमक से गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, उधर से गया ब्लड में, ब्लड पूरे बॉडी में लेके घूम रहा है। और उस ब्लड से सारे सेल क्या करेंगे, अपने अपने जरूरत के हिसाब से फूड कलेक्ट करेंगे। और एनर्जी के लिए ना कि सिर्फ फूड लगता है, तो उसके साथ उसके लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, है ना। तो वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस फ्रॉम विच वी गेट एनर्जी, है ना। तो रेस्पिरेशन के दो टाइप होते हैं बच्चों। रेस्पिरेशन के कितने टाइप होते हैं, दो टाइप। एक होता है बॉडी लेवल, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी लेवल रेस्पिरेशन, दैट इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस ओनली, दैट इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2। मैंने ऑक्सीजन को अंदर लिया, CO2 को बाहर छोड़ा, ये क्या है बच्चों, ब्रीदिंग है। और इसको हम लोग बोलेंगे बॉडी लेवल रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे, बॉडी लेवल रेस्पिरेशन। और बच्चों, हमारे बॉडी के अंदर ये ऑक्सीजन करता क्या है, तो सेल ब्लड से कार्बोहाइड्रेट लेती है, ब्लड से ऑक्सीजन लेती है, और उनका ऑक्सीडेशन होके एनर्जी बनती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया है। ओके, उसका तो एक स्टेप भी मैंने आपको बता दिया। चलो सुनते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन बच्चों होता है दो टाइप का, या तो वो एरोबिक होगा, या तो वो एरोबिक होगा, या तो वो अनेरोबिक होगा। या तो वो एरोबिक होगा, या तो वो अनएरोबिक होगा। सो जिस रेस्पिरेशन में O2 इन्वॉल्व है, जिस रेस्पिरेशन में O2 इन्वॉल्व है, उसको हम लोग बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। जिस रेस्पिरेशन में O2 डज नॉट रिक्वायर्ड, जिसमें O2 की जरूरत नहीं है, उसको हम लोग बोलेंगे अनेरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे, अनेरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। ओके, सो एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, अनेरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, अब ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, इसके 3 स्टेप है। कितने स्टेप है, 3 स्टेप है। उसमें सबसे पहला होता है ग्लाइकोलिसिस, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया है। दूसरा होता है लिंक रिएक्शन, बहुत ही छोटा रिएक्शन है, आपके बुक में तो इसको अलग से दिया भी नहीं है, लेकिन 11th-12th में आओगे तो पढ़ना पड़ेगा। तीसरा रिएक्शन है क्रेब्स साइकिल। तीसरा रिएक्शन क्या है, क्रेब्स साइकिल।
और चौथा होता है ETS, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो कितने टाइप का रेस्पिरेशन है सेल्यूलर रेस्पिरेशन? दो टाइप का है। कौन सा? एरोबिक एंड अनेरोबिक। एरोबिक में क्या है? ऑक्सीजन लगेगा, अनेरोबिक में ऑक्सीजन नहीं लगेगा। ओके, अब एरोबिक की हम लोग बात कर रहे हैं, तो एरोबिक में क्या होने वाला है? 4 टाइप के रिएक्शन होने वाले हैं। कौन से? ग्लाइकोलिसिस होगा, लिंक रिएक्शन होगा, क्रेब्स साइकिल होगा और ETS होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये सारी चीजें होने वाली है ना। अब हम लोगों को क्या करना है, ये हर एक रिएक्शन को अच्छे से देखना है। तो उसमें से पहला जो रिएक्शन है वो तो हम लोगों ने देख लिया है, पहला रिएक्शन जो है वो तो हम लोगों ने देख लिया है, फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या बनता है बच्चों। ग्लाइकोलिसिस, क्या लिखेंगे हम लोग पहले? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का मीनिंग क्या बोला था मैंने आपको? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, सो ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। ओके, क्या क्या हुआ था बच्चों इस रिएक्शन में? सबसे पहले क्या था? ग्लूकोज था। सबसे पहले क्या था? ग्लूकोज था। ग्लूकोज का क्या बना था? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज का क्या बना था? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। उसका क्या बना था? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्या बना था? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। उसका आगे क्या बना था? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। क्या बना था? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। उसका आगे क्लीवेज होके क्या हुआ था? DHAP एंड PGAL, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। क्या होता है? PGAL, इधर लिख देता हूं, PGAL क्या होता है? फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। DHAP क्या होता है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। समझ रहे हो आप लोग? ओके, तो अब इसका आइसोमराइजेशन होके फिर से PGL बन गया, तो PGL के कितने मॉलिक्यूल हुए? 2 मॉलिक्यूल हुए। तो 2 PGL के 2 1,3 डाई PGA बनेंगे, है ना। 1,3 डाई PGA से इधर ATP निकलेगा बच्चों। इधर क्या बनेगा? ATP। ये रिएक्शन बहुत ही मस्त है, लेकिन ये आपको 11th में आने वाले हैं, है ना। अभी के लिए बस समझो कि ऐसा होता है, कितना इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों ये, है ना। तो 1,3 डाई PGA, और आपको तो देखो यार इतने जल्दी से ये सारी चीजें समझ में आने वाली है। 1,3 डाई PGA, उससे बनेगा 3 PGA, राइट। उससे बनेगा 2 PGA। क्या बनेगा? 2 PGA, यानी थर्ड पोजीशन पे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड पे फॉस्फेट था, वो दूसरे पोजीशन पे चले गया, सबके 2-2 मॉलिक्यूल। 2 PGA से क्या बनने वाला है? फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। इधर लिख देता हूं, व्हाट इज PGA? इट इज फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोग्लिसरेट या फिर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी बोल सकते हैं। फॉस्फोग्लिसरेट, AT लगा दिया तो एसिड है, समझ लेना। मैलेट मैलिक एसिड, ग्लिसरेट ग्लिसरिक एसिड, पायरुवेट पायरुविक एसिड। ओके, सो PGA फॉस्फोग्लिसरेट। ओके, अब क्या बन गया? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, PEPA। क्या बोलूंगा बच्चों मैं इसको? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ओके, एंड फाइनली क्या बनेगा? पायरुवेट। क्या बनेगा? पायरुवेट। ओके, अब ये रिएक्शन में भी ATP मिलता है। अब देखो बच्चों, ये 2 मॉलिक्यूल 2 बार रिएक्शन हुए तो 2 ATP मिलेंगे। इधर भी 2 मॉलिक्यूल थे तो 2 ATP मिलेंगे। यहाँ पे देखो बच्चों, एक ATP यूज हुआ है, यहाँ पे भी देखो एक ATP यूज हुआ है, तभी तो ये डाइफॉस्फेट बना है ना। और ये जो रिएक्शन है बच्चों, यहाँ पे निकलते हैं NaDH2, कितने? 2। तो आपके बुक में ग्लाइकोलिसिस का डेफिनेशन क्या दिया है देखो अच्छे से। अब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज,
1 molecule of glucose is converted into 2 molecules of pyruvate. 1 molecule of glucose is converted into 2 molecules of pyruvate in which 2 NADH2 and 2 ATP. अब आप बोलोगे सर इधर तो 4 दिख रहे, बेटा ये 4 है लेकिन 2 यूज भी तो हुए। प्रॉफिट किसको बोलते हैं? जो इन्वेस्ट किया है उसको पहले साइड में निकालो, जो बचा है वो प्रॉफिट है। तो 4 मिल गए लेकिन 2 तो यूज हुए थे, इसलिए कितने रहे? 2। सो कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज है ना, इसका रिएक्शन में इधर लिखता हूं, आपकी बुक में जो दिया है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज is converted into 2 molecules of pyruvate, 2 molecules of pyruvate in which 2 ATP, 2 NADH2 and 2 water molecules are formed each, है ना। अब देखो ये जो रिएक्शन है ना, ये इधर क्या मिलते हैं? 2 वाटर मॉलिक्यूल, 2 ATP मिल गया, 2 NADH2 मिल गया, 2 वाटर मिल गया और 2 ATP मिल गए। इसको तो इससे के साथ मैंने माइनस कर दिया। सो दिस इज अ रिएक्शन विच इज गिवन इन योर बुक। ये जो रिएक्शन है भैया ये आपकी बुक में दिया हुआ है, सिर्फ इतना that 1 molecule of glucose is converted into 2 molecules of pyruvate in which 2 ATP, 2 NADH2 and 2 water molecules are formed। खत्म बात। समझ रहे हो बच्चों अच्छे से? ओके तो चलो नेक्स्ट अभी रिएक्शन हम लोगों को देखना है। नेक्स्ट रिएक्शन देखना है। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा है? क्रेब्स साइकिल। कौन सा है? क्रेब्स साइकिल, है ना। अब क्रेब्स साइकिल बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, है ना, ग्लाइकोलिसिस में क्या बन गया था? पाइरुवेट। और अब कौन सी रिएक्शन शुरू होने जा रही है? क्रेब्स साइकिल। कौन सी रिएक्शन शुरू होने जा रही है? क्रेब्स साइकिल। तो दोनों रिएक्शन में, है ना, दोनों रिएक्शन में एक गैप है एंड दैट गैप इज फुलफिल्ड बाय लिंक रिएक्शन। वो गैप कौन भरता है? लिंक रिएक्शन। क्या होता है लिंक रिएक्शन में बच्चों? है ना, पाइरुवेट is converted into 2 molecules of pyruvate is converted into 2 acetyl coenzyme A, है ना। और इस रिएक्शन में क्या मिलता है बच्चों? NADH2। अब देखो 2 मॉलिक्यूल थे, इधर 2 बने, यानी रिएक्शन 2 बार हुई तो कितने NADH2 मिले? 2 NADH2 मिले। तो भैया ग्लाइकोलिसिस में तो 2 NADH2 मिले ही थे, लिंक रिएक्शन में भी 2 NADH2 मिल गए। और अच्छे से याद रखना, इधर 2 CO2 भी बाहर निकल जाते हैं, इधर 2 CO2 भी बाहर निकल जाते हैं। अच्छे से याद रखो बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं एरोबिक जो होता है ना भाई, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्या बोलते हैं? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कंप्लीट क्यों बोला? ये एट द एंड में बताने वाला हूं। और उसके लिए क्या जरूरी है? CO2 किधर किधर बाहर गए वो याद रखना जरूरी है। भैया एक ग्लूकोज यानी 6 कार्बन से रिएक्शन शुरू की है, ग्लाइकोलिसिस में कोई कार्बन बाहर नहीं निकला है, लेकिन यहाँ पे देखो पाइरुवेट 3 कार्बन का था, यहाँ पे सिर्फ 2 कार्बन का कंपाउंड बचा हुआ है, यानी 2 CO2 बाहर निकल गए हैं, 2 CO2 बाहर निकल गए हैं, अभी भी 4 बाकी है। जब पूरे 6 के 6 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेंगे, पूरे 6 के 6 कार्बन बाहर निकलेंगे, तब मैं बोलूंगा उसे कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अगर कुछ बचता है तो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं उसको? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। चलो पहला रिएक्शन ये है, दूसरा रिएक्शन ये है, अभी तीसरा रिएक्शन देखने जा रहे हैं हम लोग। कौन सा? क्रेब्स साइकिल। कौन सा है? क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल के लिए अच्छे से ध्यान दो बच्चों, क्रेब्स साइकिल के लिए अच्छे से ध्यान दो।
चलो क्या क्या होता है देखते हैं एक बार, है ना। सबसे पहले क्या हुआ है भाई, सबसे पहले क्या हुआ है, ग्लूकोज का कन्वर्जन। सबसे पहले क्या हुआ है, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, मैं इधर से लिखना शुरू करता हूं। सबसे पहले क्या हुआ है, ग्लूकोज का कन्वर्जन किसमें हुआ, पायरुवेट में। किसमें हुआ, पायरुवेट में। ओके, इस पायरुवेट से क्या बना, एसिटिल कोए, क्या बना, एसिटिल को एंजाइम ए, है ना। और यहां पे बैठा था ऑक्सैलो एसीटेट, है ना। तो एसिटिल कोएंजाइम ए और ये दोनों एक साथ आते हैं और बनाते हैं सिट्रेट। क्या बनाते हैं, सिट्रेट। ओके, सिट्रेट से बनता है सिस एकोनिटेट। क्या बनता है, सिस एकोनिटेट। सिस एकोनिटेट से बनता है आइसोसिट्रेट। क्या बनता है, आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट से बनता है ऑक्सैलोसक्सिनेट। क्या बनता है, ऑक्सैलोसक्सिनेट। ऑक्सैलोसक्सिनेट से बनता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट। क्या बनता है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अल्फा कीटो ग्लूटारेट से बनता है सक्सिनिल कोए। क्या बनता है, सक्सिनिल कोए। उससे बनता है सक्सीनेट। क्या बनता है, सक्सीनेट। सक्सीनेट से बनता है फ्यूमारेट। क्या बनता है, फ्यूमारेट। इस फ्यूमारेट से बनता है मैलेट। क्या बनता है, मैलेट। है ना। अब इसको हम लोग बोलते हैं, देखो इस रिएक्शन में अगर आप अच्छे से देखते हो तो पहला प्रोडक्ट ये है सिट्रेट, और ये इसके पास अगर हम लोग देखते हैं तो ये ऐसे होता है, CCOOH, CCOOH। तीन एसिडिक ग्रुप है। कितने एसिडिक ग्रुप है उसके पास, तीन एसिडिक ग्रुप है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ये स्ट्रक्चर किसका हुआ, सिट्रेट का, और इसके पास कितने कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप है, तीन। तो क्या बोला, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, है ना। या फिर सबसे पहला बनने वाला सिट्रेट था, इसलिए उसको बोला सिट्रेट साइकिल। क्या बोला, सिट्रेट साइकिल। या फिर इसको सर हेंसेस क्रेब्स ने ढूंढा था, इसलिए क्या बोला, क्रेब्स साइकिल। क्या बोला, क्रेब्स साइकिल। अब इस रिएक्शन में क्या क्या होता है दोस्तों, अच्छे से याद रखो। आपको इतना इन डिटेल दिया नहीं है, लेकिन आपके क्वेश्चन में आपको पूछा है, इसमें से एक दो नाम निकाल के आप फिर भी इसको अगर याद रखोगे तो ये आपको 11th में भी बहुत काम आने वाला है। ऐसे के ऐसा पूरा का पूरा रिएक्शन है, सिर्फ उधर और एडिशनल क्या होगा, इस हर रिएक्शन के लिए एक एंजाइम काम करता है ना। चलो अब मैं बताता हूँ अलग अलग। यहाँ पे मिलेगा दोस्तों NaDH2, क्या मिलेगा, NaDH2, राइट। यहाँ पे बाहर जाने वाला है CO2, राइट। यहाँ पे फिर से बाहर निकलने वाला है NaDH2, क्या निकलने वाला है, NaDH2, ओके। और बाहर निकलने वाला है CO2। अब देखो दोस्तों, कितने नंबर ऑफ ग्लूकोज से रिएक्शन शुरू हुआ, एक ग्लूकोज से शुरू हुआ। पायरुवेट कितने बने थे,
दो बने थे, कितने बने थे? दो। तो एसिटिल कोए भी कितने थे? दो। तो ये रिएक्शन कितनी बार होगा? दो बार होगा। एक ग्लूकोज से दो पायरुवेट बनते हैं, आपके डेफिनेशन में भी है। तो दो पायरुवेट से दो एसिटिल कोए बनते हैं। दो एसिटिल कोए के लिए ये रिएक्शन कितनी बार होगा? दो बार होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो भी लिखेंगे ना वो दो दो है बच्चों, है ना। आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं, मैं बस रिएक्शन समझा रहा हूं आपको कि ऐसे भी होता है। दो NaDH2 है ना, दो NaDH2, इधर दो CO2 निकल गए, इधर दो CO2 निकल गए। चलो मैंने आपको बोला था कंप्लीट ऑक्सीडेशन। बेटा इधर दो CO2 निकले थे, इधर दो निकले और इधर दो निकले, कितने के CO2 चले गए बाहर? 6। ग्लूकोज कितने कार्बन का था? 6। 6 के 6 कार्बन बाहर गए हैं, इसलिए इसको क्या बोला? कंप्लीट ऑक्सीडेशन। क्या बोला? कंप्लीट ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? ओके। अब देखो इधर दो NaDH2 मिल गए, इधर दो NaDH2 मिल गए, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या मिलते हैं? दो ATP मिलते हैं, यहाँ पे दो ATP मिलते हैं। फिर यहाँ पे दो FADH2 मिलते हैं। क्या मिलते हैं? दो FADH2 मिलते हैं, है ना। और उसके बाद यहाँ पे फिर से दो NaDH2 मिलते हैं। तो बेटा तेरी क्रेब्स साइकिल में क्या लिखा है आपकी बुक ने, वो देखो जरा अच्छे से, है ना। इन अ Krebs cycle, okay, this pyruvate is converted into acetyl coenzyme A. Pyruvate is converted into acetyl coenzyme A and acetyl CoA reacts with oxaloacetate to form citrate। और ये पूरी रिएक्शन में क्या क्या मिला बच्चों आपको? NaDH2 लिखो भला, कितने मिले? NaDH2 बताओ तो जरा, कितने मिले? 2 और 2 4, 2 6, कितने मिले? 6 NaDH2। बेटा FADH2 कितने मिले बता जरा? FADH2 कितने मिले? 2 FADH2 मिले। कितने मिले? 2 FADH2 मिले। बेटा ATP कितने मिले? ATP कितने मिले? यहाँ पे 2 ATP मिले हैं। कितने मिले हैं? 2 ATP मिले हैं। और लिंक रिएक्शन को अगर हम लोग इसमें कंसिडर करते हैं, लिंक रिएक्शन को अगर इसमें लेते हैं, तो ये तेरे NaDH2 कितने बन जाएंगे बच्चे? 8 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 8 बन जाएंगे। अब इस रिएक्शन को ध्यान से समझो। मैं यहाँ पे अलग स्लाइड पे लिख लेता हूं, मैं यहाँ पे अलग स्लाइड पे लिख लेता हूं ग्लाइकोलिसिस में क्या क्या मिला। ग्लाइकोलिसिस में क्या क्या मिला? 2 NaDH2, क्या मिले? 2 NaDH2। मैं ऐसे लिखता हूं, है ना। इधर लिखेंगे ATP, इधर लिखेंगे NaDH2। ATP कितने मिले? 2। NaDH2 कितने मिले? 2। फिर हुआ लिंक रिएक्शन। फिर कौन सा रिएक्शन हुआ? लिंक रिएक्शन। ATP मिले क्या? नहीं। NaDH2 कितने मिले? 2। फिर हुआ क्रेब्स साइकिल, फिर हुआ क्रेब्स साइकिल। ATP कितने मिले? 2। और NaDH2 कितने मिले? कितने मिले? 6। कितने मिले? 6। अब तो रिएक्शन में लिखा के दिया है मैंने। CO2 कितने बाहर निकल गए? 4। लिंक रिएक्शन में 2, सब मिला के 6, सारे के सारे कार्बन खत्म। इसलिए बोला बेटा कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इसलिए बोला कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अच्छे से याद रखो। और FADH2, FADH2 मिले क्या ग्लाइकोलिसिस में? नहीं मिले। लिंक रिएक्शन में नहीं मिले, इधर मिले 2। तो बेटा ATP कितने हो रहे टोटल? 4। NaDH2 कितने हो रहे टोटल? 10। और FADH2 कितने हो रहे टोटल? 2। तो भैया इतना बड़ा रिएक्शन करके ATP कितने? सिर्फ 4। तो 4 ATP में कुछ भी नहीं हो सकता हमारा, हमें और ज्यादा ATP चाहिए, हमें और ज्यादा ATP चाहिए। तो बेटा ये क्रेब्स साइकिल जो है, ये क्रेब्स साइकिल जो है, ये कहाँ पे हुआ था? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कहाँ पे हुआ था? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे हो रहा था? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम अगर देखोगे, ये यहाँ पे निकालता हूं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना।
तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, और ये जो अंदर का पार्ट है ना भाई, ये अंदर का पार्ट है ना, इसको बोलेंगे मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। तो क्रेब साइकिल जो होती है, क्रेब साइकिल जो होती है वो कहां पे हो रही है? मैट्रिक्स में हो रही है। लेकिन क्या मिला इतना सब करके? सिर्फ 4 एटीपी। मैंने अगर आपको बोला कि चलो बच्चों मैं आपको $100 दे देता हूं, $100 का मतलब समझ रहे हो? 800 रुपए। आज की डेट में कितना? 80 रुपए का $1 कंसिडर करके चलो, है ना। तो $100 का, है ना, $100 मैं आपको दे रहा हूं, इसका मतलब आपके पास 800 रुपए है। और आप निकले अब, चलो मेरे पास तो आज 800 रुपए है, $100 है। गए एक वड़ा पाव की दुकान पे, बोला भैया वड़ा पाव देना। वो बोलेगा भाई पैसे, पहले पैसे दो या कूपन ले लो। गए वो डॉलर उसके सामने रखे, वो क्या बोलेगा? अबे चलता नहीं है ये डॉलर। चलेगा इंडिया में? नहीं चलेगा। इंडिया में क्या चलेगा? सिर्फ रुपया चलता है। इंडिया में क्या चलता है भैया? सिर्फ रुपया चलता है। तो हमारे सेल की जो एनर्जी करेंसी है वैसे वो एटीपी है। जैसे हमारी इंडिया की करेंसी रुपीस है, वैसे हमारे सेल की करेंसी कौन सी है? एटीपी है। इसको अगर तुम डॉलर दोगे, है ना, उसको अगर तुम यूरो दोगे तो वो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको? वो NaDH2 FADH2 को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीज में। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? रुपीज में, राइट। तो रुपीज में कन्वर्ट करना है तो कहाँ जाओगे? आरबीआई के पास जाओगे। तो भैया हमारे सेल की आरबीआई कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। हमारे सेल की आरबीआई कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। वो इनर मेम्ब्रेन आपको क्या करके देगी? इट विल कन्वर्ट दिस NaDH2 एंड FADH2 इनटू एटीपी। अब जैसे मैंने अगर $1 दिया तो आरबीआई मेरे को 80 रुपए दे रही है। वैसे अगर मैंने NaDH2 दिया तो आरबीआई मेरे को 3 एटीपी देगी। अगर मैंने यूरो दिया, FADH2 दिया तो आरबीआई मेरे को 2 एटीपी देगी। अब सोचो, अगर इनर मेम्ब्रेन पे दिस NaDH2 एंड FADH2 इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी, तो यहाँ पे 10 NaDH2 है, तो 10 इंटू 3 कितना हुआ? 30। 2 इंटू 2 कितना हुआ? 4। और ये ऑलरेडी कितना था? 4। तो कितना हुआ भैया? 4 + 34 + 4 38 एटीपी। कितना एटीपी मिला? 38 एटीपी मिलता है। समझ गए बात को? समझ गए बात को? अब कुछ बुक में आप पढ़ोगे 36 एटीपी, कुछ बुक में आप पढ़ोगे 38 एटीपी। तो इसका रीजन क्या है? मैंने आपको बोला है ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो होता है साइटोप्लाज्म में। किधर होता है? सेल के साइटोप्लाज्म में। और ये जो रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन कहाँ हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे। तो इसका मतलब जो ग्लाइकोलिसिस के NaDH2 बने उनको आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लाना पड़ेगा, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भरना पड़ेगा, एंड दैट ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इज 2 ATP। ये अब आपको अभी मैं उसका लॉजिक नहीं बता रहा हूं बच्चों, उसका लॉजिक एक्चुअली ऐसा है कि 2 शटल पाथवे होते हैं साइटोप्लाज्म में बने हुए। NaDH2 माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुसाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक पे टोल नाका लगता है, एक पे नहीं लगता है। तो जहां पे टोल लग गया उसको माइनस करना पड़ेगा, खर्चा हुआ है, तो इसलिए वहां पे 2 ATP कम हो जाते हैं इसमें से। अगर टोल नहीं लगा तो पूरे के पूरे ATP मिल जाएंगे, दैट इज 38 ATP। समझ में आ रहा है? तो कुछ बुक आपको बताएंगे कि एक ग्लूकोज से 38 ATP मिलते हैं,
कुछ बुक्स आपको बताएंगे कि एक ग्लूकोज से 36 एटीपी मिलते हैं। तो समझ लेना बच्चों, जिसने 38 बोला उसको टोल नहीं लगा और जिसने 36 बोला उसको टोल लगा है। दोनों आंसर एग्जैक्टली करेक्ट है, दोनों आंसर करेक्ट है। कब क्या लिखना है ये पता चलेगा 11th के टाइम पे। ये कब पता चलेगा? 11th के टाइम पे। तो समझ में आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जेटिक्स। सो ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ था, ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ था, है ना, one molecule of glucose converted into two molecules of pyruvate in which 2 ATP 2 NADH2 and 2 water molecule are formed. Link reaction में क्या हुआ, 2 molecules of pyruvate is converted into 2 acetyl coenzyme in which 2 NADH2 and 2 CO2 are formed. And what happens in Krebs cycle? Krebs cycle में क्या हुआ, है ना, एसिटिल को एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल, सिट्रेट सी सैचुरेटेड आइसोसिट्रेट ऑक्सैलोसक्सिनेट अल्फा कीटोग्लूटारेट सक्सिनिल को सक्सिनेट फ्यूमारेट मैलेट ऑक्सैलो एसीटेट। इसका सीक्वेंस कैसे याद रखोगे? CCIOKSSFMO। कैसे याद रखोगे? CCIOKSSFMO, CCIOKSSFMO। सिट्रेट सिसैकोनेटेड आइसोसिट्रेट ऑक्सैलो सक्सिनेट अल्फा कीटोग्लूटारेट सक्सिनिल को सक्सिनेट फ्यूमारेट मैलेट ऑक्सैलो एसीटेट। तो यहाँ पे आपका जो एरोबिक रेस्पिरेशन है बच्चों वो खत्म हो रहा है ना। एक बार आपके टेक्स्ट बुक में झांक लेते हैं, है ना, एक बार आपकी टेक्स्ट बुक को देख लेते हैं क्या दिया है उन्होंने। हाँ चलो, ग्लाइकोलिसिस तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। क्रेब्स साइकिल पे आते हैं बेटा। इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों बोला? क्योंकि उसके पास 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। क्रेब्स साइकिल क्यों बोला? क्योंकि हांसेस क्रेब ने ढूंढा है। सिट्रेट क्यों बोला? तो पहला प्रोडक्ट सिट्रेट है। चलो देख लेते हैं। बोथ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल कोए जो लिंक रिएक्शन में बने हैं एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुसेंगे एंड साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शन, है ना, साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शन। भैया साइक्लिक थी ना, साइकिल थी ना। सिट्रेट सिसैकोनेटेड आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटारेट सक्सिनिल को सक्सिनेट फ्यूमारेट मैलेट ऑक्सैलो एसीटेट, साइकिल थी, साइकिल थी। इसलिए क्या बोला? साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शन कॉल्ड एज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इज ऑपरेटेड ऑन इट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। कहां पे हुआ बच्चों? ये माइटोकॉन्ड्रिया में। एसिटिल पार्ट ऑफ एसिटिल कोए इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज। बेटा क्या होगा? कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा। क्या बनेगा फाइनली? CO2 H2O NADH2 एंड FADH2। क्या क्या मिला? CO2 बाहर निकला था, वाटर बाहर निकला था, NADH2 बाहर निकले थे, FADH2 बाहर निकले थे। नंबर तो इन्होंने दिया ही नहीं, मैंने तो बताया है आपको। 4 CO2 इधर से निकले, 2 लिंक रिएक्शन में निकले, 2 वाटर इधर निकले हैं, 6 NADH2 इधर निकले हैं, 2 FADH2 इधर निकले हैं। ओके, ये मैंने आपको लिख के दिया है। चलो, अब वो जो NADH2 एंड FADH2 बने हैं तो उसका तो कोई मतलब वो कुछ काम की नहीं है ना। हमारे जो हमारी करेंसी नहीं है उसको क्या फायदा, मतलब उसका हमें क्या फायदा। तो चलो बाद में क्या हुआ ये देखो, पायरुवेट एसिड इधर आया था, एसिटिल कोए का ये रिएक्शन हुआ था, ये यहाँ पे क्रेब्स साइकिल हुआ था और ये NADH2 FADH2 बने थे। ये इनर मेम्ब्रेन है ना, ये आउटर मेम्ब्रेन है, 2 मेम्ब्रेन के बीच में जगह होती है। ओके चलो देखते आगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, molecules of NADH2 and FADH2 formed during all above the process participating in electron transport chain, ETS बोलते हैं उसको, है ना। जो RBI की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? ETS बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। Due to this, 3 molecules of ATP are obtained from each NADH2। एक NADH2 ने कितने ATP दिए? बोला था बच्चों मैंने 3 ATP देगा। और 2 molecules of ATP from each FADH2, FADH2 कितना देगा बच्चों? 2 देगा। ओके, besides ATP water molecule are also formed in this reaction। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में वाटर भी बनता है
है ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन इज ऑपरेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया ओनली, ये सिर्फ किधर हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका मतलब सोचो, ग्लूकोज से जो 38 एटीपी मिले हैं उसमें से सिर्फ 2 एटीपी बाहर बने थे, दैट इज इन साइटोप्लाज्म ग्लाइकोलिसिस। बाकी पूरे के पूरे 36 एटीपी किधर बने, माइटोकॉन्ड्रिया में बने। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। दस अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज। बच्चों कंप्लीटली ऑक्सीडाइज क्यों बोला, है ना, इन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 एंड H2O आर प्रोड्यूस्ड अलोंग विथ एनर्जी। कंप्लीट क्यों बोला, क्योंकि पूरे 6 के 6 कार्बन बाहर निकल गए हैं, पूरे 6 के 6 कार्बन बाहर निकल गए हैं, है ना। अब देखो जरा, आपको इधर ATP के बारे में दिया है। ATP क्या होता है, अगर आपने शुरू के लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो वो लेक्चर देखो बच्चों। मैंने आपको पूरा मतलब DNA RNA क्या होता है, तो वहां पे मैंने न्यूक्लियोटाइड, है ना, राइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ईच एंड एवरी चीज मैंने आपको बताई है। बेटा एक भी आपका फाउंडेशन का पॉइंट यहाँ से मिस नहीं होने वाला है। जब भी आप 11th में जाओगे तो आप ये मतलब इतना प्रिपेयर होके जाओगे कि आप में कॉन्फिडेंस भरा पड़ा रहेगा। आपको किसी ने कुछ भी पूछने दो, आप आंसर जरूर दोगे, है ना। तो व्हाट इज ATP क्या होता है, तो ATP में देखो बच्चों, राइबोज शुगर होती है। कौन सी शुगर होती है, राइबोज शुगर होती है। मैंने आपको बोला है 2 टाइप के हैं न्यूक्लिक एसिड है, DNA एंड RNA। DNA में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, RNA में राइबोज शुगर होती है। तो वो राइबोज आपको यहाँ पे दिखेगी। उस राइबोज को एडेनिन नाम का नाइट्रोजन बेस लगा हुआ है। कौन सा लगा है, एडेनिन। सो ये एडेनिन जब राइबोज को लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एडिनोसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिनोसिन बोलते हैं। फिर उसको देखो 3 फॉस्फेट लगे हुए हैं। कितने फॉस्फेट लगे हुए हैं, 3 फॉस्फेट। तो इसलिए ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, इसलिए इसको बोला ATP। जब भी बेटा ये बनेंगे, जब भी ये बनेंगे मतलब ये ATP है, तो अगर इसका एक फॉस्फेट निकाल दो तो बन गया ADP। यानी इसके बॉन्ड में जो एनर्जी है ना, वो बॉन्ड तोड़ के हम लोग वो एनर्जी निकालते हैं। वो बॉन्ड को हम लोग तोड़ के एनर्जी निकालते हैं। ओके, तो इसलिए इसको ATP बोला है। राइबोज शुगर है, एडेनिन है, ये 2 फॉस्फेट रह गए, इसको ये बोलेंगे ADP। और ये फाइनली इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और उसके साथ क्या निकली, एनर्जी। यानी ATP बनते वक्त एनर्जी यूज होती है, और ATP जब टूटेंगे तो एनर्जी मिलेगी, हमें एनर्जी मिलेगी। प्लांट ने क्या किया, लाइट एनर्जी ली, उससे ATP बनाया। ATP बना के ग्लूकोज बनाया, यानी उस ATP का एनर्जी ग्लूकोज की फॉर्म में आ गया। ग्लूकोज हमने खाया और उसके बॉन्ड तोड़ के हमने ATP बनाए। यानी लाइट एनर्जी, अच्छे से समझो, लाइट एनर्जी का कन्वर्जन ATP में हुआ, ATP का कन्वर्जन कार्बोहाइड्रेट में हुआ, कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन हमने फिर से ATP में किया, और उस ATP का यूज करके फिर से हमने कुछ काम किए। इसका मतलब लाइट एनर्जी ही कन्वर्ट होते 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 यहां तक आई है। लाइट एनर्जी है भैया वो जो यहां तक आई है। समझ में आ गया, ये बॉक्स में जो दिया है पढ़ लेते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एनर्जी रिच मॉलिक्यूल एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉन्ड बाय विच फॉस्फेट ग्रुप आर अटैच। यानी बॉन्ड में वो एनर्जी को स्टोर करके रखा है। दिस मॉलिक्यूल्स आर स्टोर्ड इन द सेल्स एज पर नीड। मेरे सेल को जितनी जरूरत है उतना ATP वो स्टोर करेगी। केमिकली ATP क्या है, ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल है, फॉर्म फ्रॉम द एडिनोसिन राइबोन्यूक्लियोसाइड। राइबोन्यूक्लियोसाइड पहला लेक्चर देखो अच्छे से, DNA RNA वाला, पता चलेगा। इट कंटेन अ नाइट्रोजनस कंपाउंड एडेनिन, पेंटोस शुगर, राइबोज एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप। यानी उसके पास एक राइबोज शुगर है, एक एडेनिन नाइट्रोजन बेस है, और 3 फॉस्फेट चिपके हुए हैं। एज पर द नीड एनर्जी इज डिराइव्ड बाय ब्रेकिंग द फॉस्फेट बॉन्ड। उधर ये NAD FAD के फुल फॉर्म दिए आपको, अच्छे से याद रखो। निकोटोनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। चलो, इफ देयर इज इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अगर मेरे पास कार्बोहाइड्रेट कम है इन बॉडी ड्यू टू एक्सेप्शनल कंडीशंस लाइक फास्टिंग एंड हंगर, यानी मैंने उपवास कर लिया या फिर बहुत भूख लगी है मेरे को, तो मेरे बॉडी में क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट कम होंगे। तो इस केस में लिपिड एंड प्रोटीन आर यूज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। भैया इसमें भी याद रखो सिर्फ लिपिड होता है, माल न्यूट्रिशन कंडीशन में ही सिर्फ प्रोटीन होंगे, है ना। इन केस ऑफ लिपिड दे आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड, है ना।
और फिर उस फैटी एसिड का फिर से कन्वर्जन होता है एसिटिल कोए में, फिर से वो एसिटिल कोए हो गया तो आगे का क्रेब्स साइकिल रिएक्शन हो जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी, है ना। तो ऐसे ही होता है, अमाइनो एसिड्स जो होते हैं उसका भी कन्वर्जन हो जाएगा, है ना, एसिटिल कोए में, उससे भी एनर्जी मिल जाएंगी। अब ये देखो, ये दो फ्लो चार्ट आपको अच्छे से याद रखने हैं बच्चों। आपको क्या करते हैं वो आपकी एग्जाम्स में ये फ्लो चार्ट में से कुछ बॉक्स को खाली कर देते हैं और आपको लिखना पड़ता है। अच्छे से समझ लो यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो ग्लूकोज अगर है ना, ग्लूकोज का ये ग्लाइकोलिसिस ये यूनिवर्सल रिएक्शन है बेटा। ऐसा दुनिया में कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें ये नहीं होता है। सब में पहले ग्लाइकोलिसिस ही होगा। ग्लाइकोलिसिस का पायरुवेट बनता है, पायरुवेट का फर्मेंटेशन होके क्या बनेगा, विनेगर, विटामिन। लेकिन ये क्या होता है माइक्रोब्स में। अगर उससे पायरुविक एसिड बनता है, फर्मेंटेशन होता है, लैक्टिक एसिड बनता है, वो होगा हमारे आरबीसी और मसल सेल में। अगर उस पायरुविक एसिड का कन्वर्जन फर्मेंटेशन होकर अल्कोहल में होता है, ईस्ट में, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये तीनों रिएक्शन कौन सी है बच्चों, अनएरोबिक। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, एरोबिक, अभी क्या आ गया, अनएरोबिक। इधर देखते हैं एरोबिक का क्या होता है। ये एरोबिक है, ये अनएरोबिक है। देखो कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइकोलिसिस हुआ, उधर भी हुआ था, लेकिन यहां से ये अनएरोबिक हुआ, यहां से ये क्या हुआ, अनएरोबिक। अच्छे से याद रखो, ग्लूकोज का पायरुवेट, ये सब पूरी दुनिया में सेम रिएक्शन, माइक्रोब में, प्लांट में, एनिमल में, कहीं पे भी जाओ सेम रिएक्शन है पूरी दुनिया में, एंड दैट इज अनएरोबिक। आपको अगर कोई पूछेगा ना बच्चों ग्लाइकोलिसिस कैसा है, बिंदास लिखो अनएरोबिक है। अनएरोबिक है, मेरे में होता है फिर भी अनएरोबिक है। रिएक्शन एरोबिक होगा या अनएरोबिक होगा ये यहां से डिसाइड होता है, यहां से। अगर पायरुवेट एरोबिकली ऑक्सीडाइज होगा तो ये बनेगा CO2H2 एंड एनर्जी, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अनएरोबिक होगा तो या तो अल्कोहल बनेगा, या तो लैक्टिक एसिड बनेगा, या तो विनेगर और विटामिन बनेंगे। अब देखो ग्लाइकोलिसिस हुआ, पायरुवेट हुआ, उसका एसिटिल कोए, उसका क्रेब्स साइकिल और बन गया एनर्जी। अब मेरे पास कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो दूसरा ऑप्शन है लिपिड। लिपिड किससे बनते हैं, फैटी एसिड एंड अल्कोहल से, फैटी एसिड एंड अल्कोहल से। फैटी एसिड का हो गया एसिटिल कोए, एसिटिल कोए गया क्रेब में, फिर से CO2H2 एनर्जी। अगर मेरे पास ये दोनों नहीं है तो प्रोटीन है, प्रोटीन किससे बनते हैं, अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड का कन्वर्जन होगा एसिटिल कोए में, एसिटिल कोए जाएगा क्रेब्स साइकिल में, फिर से CO2H2 एनर्जी। यानी एरोबिक में मुझे ऐसे एनर्जी मिलती है। अनेरोबिक में क्या होता है बच्चों, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है। व्हाट इज मीन बाय कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि पूरा का पूरा खत्म, इनकम्प्लीट है ये। यहां पे देखो अल्कोहल बना है ना, C2H5OH बनता है, C2H5OH बनता है, इथेनॉल। तो यार कार्बन बचा हुआ है ना, तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ। विटामिन और विनेगर बने यानी CH3COOH, कार्बन बाकी है, इनकम्प्लीट है। लैक्टिक एसिड बना, कार्बन बाकी है, इनकम्प्लीट है। अब देखो अगर मैं ये मसल्स में क्यों होता है इसका एग्जांपल मैं बताता हूं आपको। जैसे मैं बहुत दौड़ रहा हूं, कंटिन्यूअसली चल रहा है मेरा, कंटिन्यूअसली चल रहा है। शुरू में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है मेरे पास, चल रहा है सब अच्छे से। लेकिन आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर होने के बाद क्या हो जाएगा, मेरे मसल्स में क्रैम्प आना शुरू हो जाएंगे। क्यों आते हैं ये क्रैम्प्स, है ना। तो जैसे शुरू में मैंने दौड़ना शुरू किया था, मेरे बॉडी की ऑक्सीजन लेवल ठीक थी, मैं और दौड़ रहा हूं तो अब क्या हुआ, मेरे मसल्स की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ गई, लेकिन ऑक्सीजन कम गिर रहा है। तो मेरे मसल सेल्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो एरोबिक रेस्पिरेशन करने की जगह पे अनेरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे और बनाएंगे लैक्टिक एसिड। क्या बनाएंगे, लैक्टिक एसिड। अब ये मसल्स में जैसे ये एसिड जमा हो जाएगा तो मेरे मसल्स काम करना बंद करेंगे, उसको हम लोग बोलते क्रैम्प आ गया।
अगर हम लोग थोड़ा रुकते हैं, अच्छे से सांस लेते हैं, थोड़ा टाइम जाने देते हैं, तो अपने आप वो नॉर्मल हो जाएगा जैसे जैसे वो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन निकल जाएगा। सो ये है अनेरोबिक रेस्पिरेशन। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम लोगों ने आपका ग्लाइकोलिसिस देखा, क्रेब्स साइकिल देखा, लिंक रिएक्शन देखा, ईटीएस देखा और अनेरोबिक रेस्पिरेशन देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी कुछ एनर्जी देने वाले मॉलिक्यूल्स जो है उनके बारे में देखने वाले हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।